गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार, इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट। जैसा कि हमने पिछले लेक्चरों में जो कुछ पढ़ा हुआ है उसके आगे हम नेक्स्ट ये लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के लेक्चरों को देखा, जिसमें इंट्रोडक्शन से लेकर के इंट्रोडक्शन, उसका सब्जेक्ट मैटर, कंजप्शन, उसके बाद फिर कंजप्शन के बाद डिफरेंट टाइप्स के गुड्स, वस्तुएं, और डिफरेंट टाइप्स के गुड्स के पश्चात हम लोगों ने यानी कि मांग के नियम के बारे में अध्ययन किया। मांग में विस्तार क्या होता है, मांग में संकुचन क्या होता है, वृद्धि किसे कहा जाता है, ह्रास किसे कहा जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। फिर पिछले लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में भी बात किया, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले लेक्चर को भी हमने पिछले लेक्चर में देखा। अब उसके आगे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़ा वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात किया था, और जो मांग की लोच आपने पढ़ा था वो 5 प्रकार की मांग की लोच के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसमें यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और यानी इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके बाद यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात की। तो ये सारी जो मांग की लोच है वो डिफरेंट टाइप्स के वस्तुओं के बारे में थी, और इससे संबंधित जो मांग वक्र था वो कैसा होगा उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज अब हम उसके बहुत यानी कि अंदर डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि सिविल वाले एग्जाम में जो है उससे ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है। पीसीएस में यानी कि यहाँ से जनरली क्वेश्चन आते हैं जो हमने सारे डिस्कस कर दिए। बकाया टीजीटी, पीजीटी और नेट वाले पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकता है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो हम एक लेक्चर और इस पर कवर करेंगे, वो जो है टीजीटी पीजीटी बेस्ड होगा। तो जो कॉमन चीज़ें हैं उनके बारे में हमने आपको बता दिया, जो डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम है, ठीक है, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट अगले चैप्टर की बात करेंगे, और हमने आपको बताया था उपभोग के बाद हम लोग जो स्टडी करेंगे वो उत्पादन की करेंगे। तो अब हम यही चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोडक्शन क्या होता है, अब इसके बारे में आप लोग जानेंगे, और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और यहीं से स्टार्ट करेंगे हम एग्रीकल्चर वाला सेक्शन। तो पहले आपको देखना होगा कि उत्पादन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पादन की। तो जिस तरीके से हमने उपभोग के बारे में अध्ययन किया था, और उपभोग के बारे में ये बताया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु का यानी क्या करता है, जब यूज करता है, प्रयोग करता है, तो उस वस्तु के प्रयोग से उस व्यक्ति की आवश्यकता की क्या होती है, पूर्ति होती है, और उस व्यक्ति को संतुष्टि प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। यही है क्या, वस्तु का उपभोग। अब फिर हमने आपको ये बताया था कि जब हम वस्तु का यूज कर रहे हैं, आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, तो क्यों हो रही है, तो इसलिए हो रही है क्योंकि इस वस्तु में कोई ना कोई ऐसी पावर, क्वालिटी, गुण, शक्ति यानी पावर, ये क्वालिटी, पावर या क्षमता, इफिशियंसी, ये इन्वॉल्व होती है। इसी के वजह से जब हम उस वस्तु का यूज करते हैं तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है और हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये वस्तु की क्या कहलाती है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। यह होती है वस्तु की उपयोगिता, यूटिलिटी, ठीक है। तो ये है वस्तु की क्या, यूटिलिटी, उपयोगिता, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, यानी कि संतुष्टि। तो वस्तु में निहित वह गुण, शक्ति या क्षमता जिसके द्वारा मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है, इसे इस वस्तु की क्या कहा जाता है, उपयोगिता। हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे मान लो ये पेन है, कलम है, और ये इसकी स्याही है। तो स्याही इस पेन की क्या है, पावर है, क्वालिटी है, कैपेसिटी है, और यही इस वस्तु की क्या है, उपयोगिता है। तो अगर ये ना होती तो इस वस्तु का कोई भी उपयोग हमारे लिए ना होता, और हमारी आवश्यकता की पूर्ति ना होती, और संतुष्टि न प्राप्त होती। तो अब उत्पादन की बात किया जाए, ये क्या है, तो हमने फिर आपको ये भी बताया था कि हम जब उपभोग की बात कर रहे हैं तो उपभोग क्या है, एक आर्थिक
क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी ये इनकम पर डिपेंड कर रही है। तो अब हम उत्पादन की भी बात करेंगे, तो उत्पादन भी क्या है, एक आर्थिक क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, और यह भी यानी कि पूंजी पर, मुद्रा पर यानी क्या करेगी, निर्भर करेगी। तो चलिए पहले उत्पादन के अर्थ को समझते हैं। तो उत्पादन का जो अर्थ होता है वह है कि किसी भी वस्तु में हम क्या करेंगे, उपयोगिता का जब सृजन कर देंगे तो यही वस्तु क्या कहलाती है, उत्पादन कहलाने लगती है। तो वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। टू क्रिएट यूटिलिटी दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर उपभोग क्या है, तो ये उपभोग के अंतर्गत क्या है, वस्तु में जो निहित उपयोगिता है इसका विनाश करना ही क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं टू डिस्ट्रॉय यूटिलिटी दैट इज कॉल्ड अ कंजप्शन। अब यहाँ पर अगर यानी कि ये पूछा जाए उपभोग या उत्पादन क्या है, तो आप बताएंगे दोनों आर्थिक क्रियाएं हैं। उपभोग के अंतर्गत उपयोगिता का विनाश होता है और उत्पादन के अंतर्गत उपयोगिता का सृजन होता है। तो जिस तरीके से हमने ये बताया कि उपभोग किस पर निर्भर करेगा, तो कंजप्शन डिपेंड ऑन इनकम, आय पर निर्भर कर रहा था। आय बढ़ रही थी तो कंजप्शन बढ़ रहा था, आय घट रही थी तो कंजप्शन घट रहा था। लेकिन जिस रेशियो में आय में वृद्धि या कमी हो रही थी उसके अपेक्षा कंजप्शन में वृद्धि या कमी कम अनुपात में होती है। अब यहाँ उत्पादन में देखेंगे तो जिस तरीके से हमने आपको ये बताया था कि जब हम वस्तु की उपभोग की बात करते हैं तो वस्तु की हम मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, तभी हम यानी कि कंजप्शन कर पाएंगे। तो मांग के संदर्भ में हमने ये बताया था कि मांग वह होता है वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, जिससे व्यक्ति यानी प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ भुगतान करता है, और जब वो भुगतान करता है तो वही वस्तु की जो है क्या कहलाती है, मांग बन जाती है। तो जो इच्छा थी वो कन्वर्ट हो जाती है डिमांड में। तो मांग को डिटरमाइन करने वाला जो फैक्टर है वो कौन सा है, प्राइस। तो मुद्रा के रूप में किया गया भुगतान ही वस्तु की कीमत कहलाता है, और यही हम क्या करते हैं, वस्तु को प्राप्त करने के लिए यानी भुगतान करते हैं। तो जो भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम कुछ ना कुछ पेमेंट करते हैं, और जब हम पेमेंट करते हैं तो वो इच्छा यानी किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है, मांग में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मांग को प्रभावित करने वाले कई सारे फैक्टर थे। हमने देखा वस्तु की कीमत, व्यक्ति की आय यानी अन्य वस्तुओं की कीमतें, टेस्ट एवं प्रेफरेंस। अब यहाँ देखिए, तो उत्पादन की अगर हम बात करें तो उत्पादन जो है यानी कि करने के लिए प्रमुख प्रकार के 5 जो साधन है उनकी आवश्यकता पड़ती है। यानी कि मनुष्य जिन वस्तुओं को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उनके उत्पादन के लिए 5 प्रकार के साधनों की जरूरत पड़ेगी या कारकों की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें हम यानी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे भूमि यानी जहां हम उत्पादन करेंगे, लैंड की जरूरत होगी, भूमि, इसे कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर दूसरी बात किया जाएगा लेबर यानी श्रम, इसे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर तीसरा साधन होगा जिसे हम कहेंगे पूंजी, कैपिटल, इसे के से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सी से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सी से कंजप्शन को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। फिर आगे देखेंगे चौथा यानी हमें जरूरत पड़ेगी संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की, इसे ई से ओ से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन। और पांचवा जो होगा वो होगा साहस, एंटरप्रेन्योर, और इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ई से। अब यानी किसी भी वस्तु का उत्पादन करना हो तो इन 5 प्रकार के कारकों पर वह उत्पादन की मात्रा निर्भर करेगी। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि ये उत्पादन के क्या हैं, साधन हैं, इनको हम इनपुट कहेंगे। और वस्तु का उत्पादन करना है तो उत्पादन की जो मात्रा होगी वो आउटपुट कहलाएगी।
तो अगर हमें वस्तु का उत्पादन यानी प्राप्त करना है तो ये उत्पादन की मात्रा यानी कि किस पर निर्भर करेगी, उत्पादन के साधनों पर। कौन कौन से साधन होंगे, तो भूमि होगी, लेबर होगी, कैपिटल होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा और एंटरप्रेन्योर होगा। तो ये उत्पादन के साधन और ये उत्पादन की मात्रा। अब इन साधनों को अर्थशास्त्र में हम कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसे कहा जाएगा इनपुट और अर्थशास्त्र में इसे कहा जाएगा आगत और इसे कहा जाएगा इंग्लिश में आउटपुट, उत्पादन की मात्रा को, और अर्थशास्त्र में इसे कहेंगे निर्गत। तो यहाँ पर एक उत्पादन फलन रिप्रेजेंट हो जा रहा है, ये फंक्शन है फलन। तो उत्पादन की मात्रा और उत्पादन को प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाले कारकों के मध्य जो तकनीकी संबंध होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। ये है हमारा क्या, प्रोडक्शन फंक्शन, ये वाला। तो यहाँ पर ये किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है तो इन साधनों को लगाना होगा, तभी हम उत्पादन की मात्रा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। उत्पादन इन कारकों पर क्या करेगा, निर्भर। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, कैसे आएगा। भूमि की अगर बात किया जाए तो भूमि एक सीमित साधन है और ये प्रकृति के द्वारा हमको दिया गया क्या है, निःशुल्क उपहार है। प्रकृति ने हमको निःशुल्क रूप में दिया है, कोई भी हमसे यानी इसके बदले में कुछ भी नहीं लिया है। लेकिन मनुष्य जब पृथ्वी पर आया तो उसने डिफरेंट टाइप्स के यानी क्या कर दिया, यानी कि भूमि पर अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और अब वो दूसरे व्यक्तियों को क्या कर रहा है, यानी रहने के लिए इसके बदले में उनको यानी पेमेंट करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या यानी लगातार ये दबाव बना रही है, क्योंकि इससे एरिया उतना ही है, पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है, तो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। फिलहाल प्रॉपर्टी के बारे में जानना है। यानी भूमि एक सीमित साधन है, प्रकृति ने हमको निःशुल्क रूप में दिया है। भूमि यानी क्या है, अगतिशील साधन है, नॉन मोबिलाइज रिसोर्स है। इसको एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं ले जाया जा सकता है। जहाँ बंजर है भूमि वो बंजर ही रहेगी और जहाँ उर्वरक वाली है वो उर्वरक ही रहेगी, क्योंकि उसमें गतिशीलता नहीं होगी। अगर ये हो जाती तो कब का यानी उर्वरक वाली भूमि बंजर में और बंजर वाली भूमि उर्वरक में कन्वर्ट हो जाती, तो लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये अगतिशील साधन है, सीमित साधन है, प्रकृति के द्वारा दिया गया निःशुल्क रिसोर्स है और इसमें क्या है, ये निष्क्रिय है, डीएक्टिव जो है रिसोर्स है, ये अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यानी कि जब तक इस पर कोई व्यक्ति कार्य नहीं करेगा तब तक भूमि अपने आप में कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकती। अब इसके अंतर्गत हम और देखेंगे कि इसके ऊपर पाई जाने वाली जो भी पावर्स है, पेड़ पौधे, वायु, पर्वत, पहाड़, नदियां, गैसेस, वो सब क्या हैं, इसके ऊपर ही शक्तियां हैं। और इसके नीचे पाई जाने वाली जो भी पावर्स हैं यानी डिफरेंट टाइप्स के खनिज, वो सब इसमें क्या किए जाते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन आएगा आपके वनडे एग्जाम में कि उत्पादन का कौन सा डीएक्टिव रिसोर्स है, तो आप बताएंगे कौन सा है, भूमि। फिर दूसरे साधन की बात कर रहे हैं, लेबर यानी श्रम। श्रम उत्पादन का एक्टिव रिसोर्स है, सक्रिय साधन है और ये गतिशील साधन है, यानी कि इसमें मोबिलाइजेशन पाया जाता है। एक व्यक्ति अभी यहाँ है, दूसरे जगह पर जाने पर वो दूसरे जगह कार्य कर सकता है, तो इसमें गतिशीलता पाई जाती है। फिर आगे देखेंगे, श्रम दो टाइप से हो सकता है, यानी कि एक व्यक्ति यानी क्या करेगा, शारीरिक रूप से श्रम करेगा और एक किस तरीके से करेगा, मानसिक रूप से श्रम करेगा। तो जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कार्य करता है उसको उसके बदले में वेजेस प्राप्त होता है और जो व्यक्ति मानसिक रूप से कार्य करता है उसके बदले में उस व्यक्ति को क्या दिया जाता है, यानी कि वेतन दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में
यानी कि श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है, मोबिलाइज रिसोर्स है, और ये यानी कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दो तरीके से कार्य करेगा। अब आगे आप देखेंगे पूंजी क्या होती है, तो पूंजी के बारे में बात करते हैं। तो धन का वह हिस्सा, यानी जो आपकी आय थी, यानी धन का वह हिस्सा जिसका व्यक्ति उत्पादन के गतिविधियों में पुनः निवेश करता है, उसी को हम कहते हैं पूंजी। तो जो इनकम है उसके दो पार्ट, कंजप्शन और सेविंग। तो जितना आपने उपभोग कर लिया और जो आपने बचाया, यही जो आपने बचाया है उसको आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। किस लिए करेंगे, क्योंकि इससे पुनः क्या किया जा सके, उत्पादन किया जा सके। तो ये जो आपने बचाया था इसको पुनः उत्पादन के गतिविधियों में इन्वेस्ट कर दिया है, यही आपकी क्या है, यानी कि पूंजी है। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, तो इसके अंतर्गत भवन हो सकता है, यानी जिससे आवास हम लोग कह रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स की मशीनें हो सकती हैं, तो भवन है, मशीन है, डिफरेंट टाइप्स के जो यंत्र हैं, तकनीकी है, वो सब इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के द्वारा उत्पादित वस्तु, ऐसा सीजीएल में आया है क्वेश्चन, मनुष्य के द्वारा उत्पादित वस्तु कहलाती है। अब आपको बताना होगा, ऑप्शन में दे देगा संगठन, साहस, पूंजी, श्रम। तो क्या कहलाएगी, पूंजी कहलाएगी, क्योंकि जो वस्तु है वो क्या है, पूंजी है। यानी जैसे हम कहें ये मार्कर है, तो मार्कर क्या है, ये भी एक पूंजी है, क्योंकि इसका कार्य हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन के गतिविधियों में यूज कर रहे हैं। तो ये मशीन है, ये क्या है, एक वस्तु है। ये भवन है, ये भी क्या है, एक गुड्स है, और इसलिए ये उत्पादन के गतिविधियों में निहित है। तो ये पूंजी की डेफिनेशन हो गई। अब यानी कि संगठन की बात करेंगे, तो जो डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं वो यानी किसी भी यानी कि संगठन में यानी कि कार्य में लगे हुए हैं, और ये बता रहे हैं कि कौन नियोजित तरीके से कार्य करना है, कितना पूंजी लगाना है, कितना लेबर लगाना है। तो यहाँ पर जब बात किया जाएगा तो ये संगठन बताएगा कि वस्तु को नियोजित तरीके से कैसे बनाया जाए। फिर इंटरप्रीनियर की बात करेंगे, साहस की। तो साहस का मतलब ये है कि वह व्यक्ति जो इन सभी साधनों को क्या कर रहा है, एकत्रित कर रहा है, और वह क्या उठा रहा है, जोखिम। वही इन वस्तुओं का यानी कलेक्ट करके वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो ये साहसी होता है। इसे इसके बदले में क्या मिलता है, लाभ। तो ये यानी कि ये साधन है, जब इनको लगाएंगे तो इनके बदले में प्रतिफल क्या होगा, मिलेगा। तो भूमि को लगाएंगे तो बदले में क्या मिलता है, लगान, रेंट। जब लेबर को लगाएंगे तो बदले में क्या मिलेगा, या तो मजदूरी मिलेगी या वेतन मिलेगा। पूंजी को लगाएंगे तो बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, ब्याज मिलेगा। संगठन को लगाएंगे बदले में तो क्या मिलेगा, लाभांश मिलेगा, डिविडेंड्स। और साहस को लगाएंगे तो क्या मिलेगा, लाभ। अब यहाँ लाभांश मतलब क्या है, लाभ का हिस्सा जो बचा हुआ होता है उसी को यानी साहसी अपने विभिन्न कर्मचारियों में क्या कर देता है, बांट देता है, जिससे वो मोटिवेट होते हैं और उत्पादन करने में सहायता मिलती है। तो संगठन में वैसे ही लोग क्या हैं, यानी शारीरिक श्रम कर रहे हैं, मानसिक। तो शारीरिक श्रम कर रहे हैं तो उन्हें वेतन मिल रही है, मानसिक कर रहे हैं शारीरिक कर रहे हैं तो उन्हें मजदूरी मिल रही है, और मानसिक कर रहे हैं तो वेतन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है। तो लाभ होता है कंपनी को, तो उसका जो लाभ का हिस्सा है वो बांट दिया जाता है। अब ये हैं उत्पादन के साधन, और यानी कि ये जब लगाएंगे तो उत्पादन की मात्रा क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर आप आगे देखिएगा, अब जो उत्पादन फलन था इसमें हम संबंध को देखेंगे। तो जब हम यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, और इसकी ये मात्रा किस पर निर्भर करेगी, तो ये मात्रा निर्भर करेगी साधनों पर, यानी कि ये भूमि पर, इसके बाद लेबर पर, इसके बाद जो है आपका कैपिटल पर, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन पर, इसके बाद इंटरप्रीनियर यानी साहसी पर। तो ये हो गया आपका इनपुट यानी आगत, और ये हो गया आपका आउटपुट यानी निर्गत। तो इनमें क्या संबंध होगा, संबंध को व्यक्त करने वाला जो तकनीकी संबंध है,
यानी आगत और निर्गत के मध्य, तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्पादन फलन। ये है प्रोडक्शन फंक्शन। अब इस संबंध के आधार पर उत्पादन के नियम क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। अब कैसे नियम जनरेट हो जाएंगे तो देख लीजिए, जिस रेशियो में अगर हम इनपुट लगा रहे हैं, अगर उसी रेशियो में आउटपुट भी बढ़ रहा है तो यहाँ पर संबंध कैसा है, बराबर। तो जितने अनुपात में इनपुट लगाया जाए यानी आगतों को वृद्धि किया जाए, उतने ही अनुपात में यदि निर्गत में भी वृद्धि हो जाती है तो यहाँ जो संबंध देखने को मिल रहा है वो समान है, और इसीलिए यहाँ एक नियम लागू हो जाता है, कांस्टेंट लॉ ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन का समता नियम। इसे हम कहेंगे कांस्टेंट लॉ ऑफ प्रोडक्शन। फिर जिस रेशियो में हमने इनपुट लगाया है उसके अपेक्षा अगर आउटपुट अधिक मात्रा में बढ़ गया तो यहाँ जो नियम लागू होगा वहाँ कौन सा नियम होगा, वृद्धिमान नियम। यानी इनपुट कम लगाया है, आउटपुट ज़्यादा हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया, ये हो गया इंक्रीजिंग लॉ ऑफ प्रोडक्शन। अब जिस रेशियो में हमने इनपुट लगाया है, यदि आउटपुट इनपुट के अपेक्षा कम गति से बढ़ा तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यानी उत्पादन कम हो जाता है, और इसे कहा जाता है डिक्रीजिंग लॉ ऑफ प्रोडक्शन। तो ये उत्पादन के मुख्यतः 3 नियम हैं, यानी कांस्टेंट लॉ ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग लॉ ऑफ प्रोडक्शन और डिक्रीजिंग लॉ ऑफ प्रोडक्शन। तो ये तीनों नियम क्या होते हैं, लागू होते हैं। अब यहाँ पर ये 3 नियम के बारे में आप ये बात जान लीजिए, यानी सवाल जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में वो ऐसे नहीं पूछा जाएगा। सवाल जो आएगा वो ऐसे आएगा, इसके टाइम ड्यूरेशन से मेंशन करके कि उत्पादन आप किस समय के लिए करेंगे। तो ये 3 नियम लागू होंगे। अब उत्पादन को समय में जोड़ना है, तो यानी समय जब जोड़ेंगे तो एक होगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन और दूसरा होगा लॉन्ग रन प्रोडक्शन। तो ये फंक्शन यानी संबंध जोड़ेंगे तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हो जाएगा, और जब ये संबंध जोड़ेंगे तो हो जाएगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम ये समझ लेते हैं। तो अब हम समय को मेंशन कर रहे हैं और यहाँ पर आप समझिए पुनः फिर से, यानी जब हम उत्पादन अल्पकाल के लिए करेंगे, समय अवधि बहुत छोटी होगी और इस समय अवधि में उत्पादन के सभी कारकों को परिवर्तन कर पाना संभव नहीं होगा, तो इसे कहा जाएगा कौन सा फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन। तो ये आपका कहलाएगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। कौन सा, जब समय अवधि क्या है, समय अवधि कम है और उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर पाना संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यानी इसमें कोई ना कोई एक कारक स्थिर हो जाता है और अन्य कारकों को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो जब एक कारक को स्थिर करके अन्य कारकों में परिवर्तन किया जाता है तो इसे कहा जाता है अल्पकालीन उत्पादन फलन। अब यहाँ पर ये कारक थे, हमने मान लिया कि समय इतना नहीं है, यानी 1 महीने 2 महीने 3 महीने 5 महीने के लिए मार्केट में आ रहे हैं तो इतना समय नहीं है। पहले हमें डिमांड का पता लगाना होता है, उसके बाद हम मार्केट में आते हैं। तो समय कम है, अब अचानक अगर मान लो डिमांड बढ़ जाती है किसी वस्तु की, तो आपके पास समय ना होने के वजह से आप जो है अन्य कारकों में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, तकनीक चेंज नहीं कर पाएंगे, आप परिवहन सुविधा जनरेट नहीं कर पाएंगे, आप तत्काल रूप में विज्ञापन व्यय नहीं कर पाएंगे। तो समय कम होता है, तो इस वजह से कुछ फैक्टर कांस्टेंट हो जाते हैं। तो हम ये मान लेते हैं, यानी हमने पूंजी को कांस्टेंट मान लिया, तो बढ़ाएंगे किसको, हम इन कारकों में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो जब परिवर्तन करेंगे तो संबंध उसी प्रकार से चलेंगे, यानी हो सकता है यानी उत्पादन जिस अनुपात में हम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जिस रेशियो में यानी इनपुट हम बढ़ाएंगे उससे अगर अधिक मात्रा में आउटपुट बढ़ गया तो वृद्धिमान नियम, और बराबर बढ़ा तो कांस्टेंट नियम, और कम हो गया तो डिक्रीजमेंट नियम। तो यहाँ पर उत्पादन के नियम वही चलेंगे, लेकिन जब संबंध अल्पकाल के लिए जुड़ जाएगा
तो अब यहाँ पर नियम का नाम चेंज हो जाएगा। अब आपको ये समझना है, एक कारक स्थिर है, अन्य कारकों में परिवर्तन हो रहा है और इसी परिवर्तन के वजह से वैसा ही संबंध देखने को मिलेगा। तो अगर हम जिस अनुपात में यानी कि आगत में वृद्धि करते हैं, मान लो आगत हम 10 गुना बढ़ा रहे हैं और निर्गत जो है क्या हो जा रहा है, आपका 10 गुना बढ़ रहा है, तो अब यहाँ पर समय अवधि क्या है, समय अवधि छोटी है यानी अल्पकाल है। तो जब अल्पकाल समय अवधि है और इसमें परिवर्तन ऐसा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ जो नियम लागू होंगे इसको हम कहेंगे समता नियम, यानी कि उत्पादन का समता नियम। लेकिन अब किससे, अब ये समय जुड़ गया है तो इसको हम कहेंगे परिवर्तनशील। तो यहाँ पर अब हम बताएंगे परिवर्तनशील अनुपातों का ये कौन सा नियम हो जाएगा, समता नियम। तो इसको हम कहेंगे यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कौन सा, कांस्टेंट वाला। तो ये कांस्टेंट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो जाएगा। फिर अगर यानी कि जिस अनुपात में हमने इनपुट लगाया है उससे अधिक मात्रा में अगर आउटपुट बढ़ गया है तो यहाँ सामान्यतः कौन सा नियम, वृद्धिमान नियम। लेकिन समय अवधि अगर जुड़ी हुई है तो एक कारक स्थिर है, अन्य कारकों में परिवर्तन हो रहा है, इसी वजह से नियम लागू हो रहा है, तो इसे कहा जाएगा कौन सा, यानी परिवर्तनशील अनुपातों का कौन सा नियम हो जाएगा, ये वृद्धिमान नियम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कौन सा, इंक्रीज वाला। तो ये इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। और अगर जिस अनुपात में हमने इनपुट लगाया है उससे अगर कम मात्रा में आउटपुट इंक्रीज हुआ है तो यहाँ कौन सा नियम लागू होगा, ह्रासमान नियम। तो इसे हम समय अवधि कम है तो यहाँ पर इसको भी हम कहेंगे परिवर्तनशील अनुपातों का ह्रासमान नियम। तो ये नियम आपको ध्यान में रखना है, यही सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। दिया रहेगा जब समय अवधि कम है या अल्पकाल है और जिस रेशियो में इनपुट लगा रहे हैं उसी रेशियो में आउटपुट प्राप्त होगा तो उत्पादन का कौन सा नियम लागू होगा। और ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा उत्पादन का समता नियम, फिर दिया रहेगा परिवर्तनशील अनुपातों का समता नियम, फिर तीसरे में दिया रहेगा पैमाने का समता नियम और चौथे में दिया रहेगा उपर्युक्त सभी। तो आप गलती नहीं करेंगे क्योंकि जब तक आपको जानकारी नहीं थी तब तक आप कांस्टेंट लॉ लगाते, लेकिन अब कौन सा लगाएंगे, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो समय अवधि मेंशन है तो इन नियमों का नाम किससे जोड़ेंगे, परिवर्तनशील अनुपातों से। ठीक, फिर दूसरी बात हम करेंगे यानी कि किसकी, जब समय अवधि दीर्घकालीन होगी तो इन नियमों को पुनः यानी कि हम चेंज करेंगे और नियम यही होंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ इनके नाम में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो जब समय अवधि क्या हो, दीर्घकाल हो, तो जब दीर्घकाल की बात किया जाएगा तो सारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, चेंजेबल हो जाएंगे, क्योंकि समय अवधि क्या है, लंबी है। तो जब सारे फैक्टर चेंज हो जाएंगे तो यहाँ जो नियम लागू होंगे, यहाँ पूरा का पूरा पैमाना ही चेंज हो जाता है उत्पादन का। तो यहाँ जो नियम लागू होंगे वो पैमाने के नाम से जाने जाएंगे, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो नियम वही है। अब यहाँ पर अगर मान लो समय अवधि अधिक है तो जिस रेशियो में इनपुट लगाया जाए उसी रेशियो में आउटपुट मिले, तो यहाँ पर कौन सा नियम है, समता नियम। लेकिन अब समय अवधि मेंशन है कौन सी, दीर्घ वाली, तो यहाँ पर नियम का नाम चेंज हो जाएगा और इसको हम किस नाम से जानेंगे, पैमाने के समता नियम के नाम से, यानी लॉ ऑफ रिटर्न टू कांस्टेंट स्केल। फिर अगर हम यानी जिस रेशियो में इनपुट लगा रहे हैं उसी रेशियो में आउटपुट जो है यानी उससे अधिक आउटपुट मिल रहा है तो यहाँ वृद्धिमान नियम लागू होगा। लेकिन समय अवधि अगर जुड़ी है तो इसे कहेंगे पैमाने का कौन सा नियम, वृद्धिमान नियम। तो ये आपका हो जाएगा वृद्धिमान वाला।
और अगर कम है तो यहाँ पर हम कहेंगे पैमाने का कौन सा नियम, ह्रासमान नियम। तो ये 3 नियम लागू होंगे। तो ये 3 नियम आपने समझे। तो अब ये क्वेश्चन यहीं से आएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। समय अवधि अगर मेंशन दिया हो तो आप तत्काल नियमों के नाम में चेंज करेंगे, और अगर समय अवधि नहीं दिया है तो आप मुख्यतः 3 नियमों की उसी तरह चर्चा करेंगे, कांस्टेंट लॉ ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग लॉ ऑफ प्रोडक्शन और डिक्रीजिंग लॉ ऑफ प्रोडक्शन। अब हम उत्पादन के तकनीक की बात करेंगे, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की बात किया जाए तो ये उत्पादन के नियम हैं, और इस तरीके से आप उत्पादन के बारे में बात करेंगे। तो अब हम तकनीक की बात करेंगे, फिर आगे हम यानी इनके ग्राफ की बात करेंगे। तो यानी जब हम इसके अगर ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ पर आप ग्राफ समझिएगा। अगर हम अल्पकाल समय के बात करेंगे, यानी पहले हम ग्राफ की बात कर देते हैं। अगर मान लो आप अल्पकाल में उत्पादन कर रहे हैं तो एक कारक को स्थिर किए हुए हैं और अन्य कारकों को क्या कर रहे हैं, परिवर्तनशील कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का नियम यानी ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, कुल उत्पादन, और कुल उत्पादन का मतलब है प्रारंभ से लेकर के आप जितने साधनों को लगाएंगे उससे जो भी उत्पादन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो उनको जब ऐड करते चले जाएंगे तो टोटल प्रोडक्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या, यानी कि साधनों की मात्रा। तो हम जो साधन बढ़ाते चले जा रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो यहाँ हमने साधन को कांस्टेंट कर लिया, यानी कि जिस तरीके से आपने उपभोग वाले में यानी उपयोगिता वाले में ये ग्राफ देखा था उसी तरीके से यहाँ भी है। तो यहाँ पर मान लो हम यानी लेबर को बढ़ा रहे हैं और कैपिटल को हमने क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया। ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। तो लेबर की पहली इकाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं ये बढ़ेगी। तो शुरुआती दौर में प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ता है, और इसके बाद यानी प्रोडक्शन क्या होने लगता है, एक अवस्था पर आने के बाद कांस्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे एक अवस्था पर आने के बाद प्रोडक्शन डिक्रीज होने लगता है। तो ये ग्राफ ऐसे आपका चलेगा और ऐसे देखने को मिलेगा। तो शुरुआत में जब लेबर बढ़ा रहे हैं, घंटे कार उसके बढ़ा रहे हैं तो उत्पादन बढ़ रहा है, और एक अवस्था तक आते आते हम यहाँ मान लेते हैं ये फर्स्ट स्टेज है, यहाँ तक आते आते उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि होती है, उत्पादन बढ़ता है, और यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेज है। तो ये पहली उत्पादन की अवस्था है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें यानी कि मार्जिनल जो यानी कि कॉस्ट है वो कम है, यानी कम जो है लागत लग रही है, उत्पादन अधिक हो रहा है। और यहाँ पर जब दूसरे स्टेज में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यानी कि ये सेकंड स्टेज जैसे ही स्टार्ट होगी तो यहाँ पर यानी उत्पादन अधिकतम हो जाएगा, और एक पॉइंट पर उत्पादन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर एक स्लोप आपको देखने को मिलेगा, यहाँ कांस्टेंट लॉ ऑफ प्रोडक्शन चलेगा। यहाँ पर उत्पादन का कौन सा नियम चलेगा, वृद्धिमान नियम चलेगा। और इस फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, यानी एक अतिरिक्त इकाई की लागत कम है, और यहाँ मार्जिनल कॉस्ट भी कम होती है, एवरेज कॉस्ट भी कम होती है, और यहाँ पर टोटल यानी प्रोडक्शन की बात किया जाए तो वो क्या होता है, बढ़ता है। फिर दूसरी अवस्था की हम बात करेंगे, ये सेकंड स्टेज में जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो ये सेकंड स्टेज हो जाएगी। इस अवस्था में मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या होने लगती है, यानी कि दोनों जो है यानी कि एक पॉइंट पर आकर के स्थिर हो जाती है, फिर बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर उत्पादन भी क्या होता है, आकर के स्थिर हो जाता है, और यहाँ पर उत्पादन क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर कॉस्ट हमारी बढ़ने लगती है, और एवरेज कॉस्ट भी हमारी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ने लगती है, और उत्पादन क्या होने लगता है, घटने लगता है, और यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन रिड्यूस होने लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगती है, एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगती है।
तो ये थर्ड स्टेज होती है। और यहाँ पर उत्पादन का कौन सा नियम लागू होता है? यहाँ पर उत्पादन का ह्रासमान नियम लागू होता है, यहाँ पर उत्पादन का समता नियम लागू होता है, यहाँ पर वृद्धिमान नियम लागू होता है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इस तरीके से यानी कॉस्ट का फिगर आपको देखने को मिलेगा। तो ये होगा मार्जिनल कॉस्ट और ये होगा एवरेज कॉस्ट। जिस समय लागतें कम होती हैं उस समय उत्पादन ज़्यादा होता है, और जिस समय लागत बढ़ने लगती है उत्पादन घटने लगता है। तो ये संबंध होता है, यानी कि जिस समय मार्जिनल कॉस्ट गिर रही होती है उस समय एवरेज कॉस्ट भी गिरती है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के अपेक्षा तीव्र गति से गिरती है। फिर एक पॉइंट होता है जहां पर दोनों बराबर हो जाती हैं। फिर जब बढ़ती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ती है, एवरेज कॉस्ट भी बढ़ती है, और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ती है। मार्जिनल का मतलब है एक अतिरिक्त इकाई जो लगा रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है, लागत, तो जब वो ज्यादा हो जाएगी तो उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी संबंध आपसे पूछा जाएगा कि जिस समय मार्जिनल कॉस्ट गिरती है उस समय एवरेज कॉस्ट होती है। तो आप समझ लीजिए एवरेज कॉस्ट भी गिरेगी लेकिन मार्जिनल की अपेक्षा कम, और जिस समय मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी तो एवरेज भी बढ़ेगी, लेकिन यानी एवरेज मार्जिनल की अपेक्षा कम गति से बढ़ेगी। तो मार्जिनल तीव्र गति से गिरती भी है और तीव्र गति से बढ़ती भी है। तो ये उत्पादन की पहली अवस्था है जिसमें उत्पादन में वृद्धि होगी, मार्जिनल कॉस्ट भी कम होगी, एवरेज कॉस्ट भी कम होगी और टोटल प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरी स्टेज में एंट्री करेंगे तो यहाँ देखिए मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, और यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाता है। फिर दोनों जब बढ़ने लगती है तो उत्पादन क्या होने लगता है? घटने लगता है, और टोटल प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रही है, एवरेज भी बढ़ रही है, और टोटल प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है। तो ये यानी कि जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसका फिगर है। अब यहीं पर हम दूसरे फिगर की बात कर देते हैं, यानी कि हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो आगे आप देखिएगा जब हम दीर्घकालीन यानी कि उत्पादन फलन की बात कर रहे हैं तो हमने आपको बताया कि सारे फैक्टर क्या होते हैं? चेंजेबल होते हैं, यानी यहाँ पर सब फैक्टर चेंजेबल है। तो यहाँ पर मान लो हमने कैपिटल को ले लिया, यहाँ पर लेबर को ले लिया, दोनों को लगा रहे हैं तो उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। तो मान लो एक इकाई हमने कैपिटल लगाया है और एक इकाई लेबर। अब यहाँ पर ये हम हटा देते हैं, प्रोडक्शन को दूसरे जगह रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब मान लो यहाँ पर ये ऐसे करके हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब मान लो हमने एक इकाई लेबर लगाया है, एक इकाई कैपिटल, या हमने 4 इकाई लेबर लगाया, एक इकाई यानी कि 4 इकाई कैपिटल लगाया, एक इकाई लेबर लगाया, तो यहाँ पर कितना उत्पादन हुआ? ये प्रोडक्शन हुआ। ये यहाँ पर आइसो प्रोडक्ट कर्व के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इसको ये हो गया आपका उत्पादन वक्र। फिर हमने 2 इकाई लेबर लगाया है, मान लो हमने 6 इकाई जो है पूंजी को लगाया है, उत्पादन और भी बढ़ रहा है। तो ये इस तरीके से दूसरा प्रोडक्शन कर्व देखने को मिल जाएगा। फिर मान लो हमने 8 इकाई यानी कैपिटल लगाया है और हमने 3 इकाई लेबर लगाया है, तो ये उत्पादन क्या हो गया? और भी बढ़ गया। तो ये यानी आइसो प्रोडक्शन कर्व ये 1 हो गया, ये आईपी यानी प्रोडक्शन कर्व जो है ये 2 हो गया, ये आईपीसी प्रोडक्शन कर्व ये 3 हो गया। अब मान लो यहाँ वृद्धि 200 इकाई की हुई, यहाँ 400 इकाई की हुई, यहाँ 600 इकाई की हुई, तो डिफरेंस क्या चल रहा है? बराबर। तो यहाँ कौन सा नियम लागू होगा? उत्पादन का समता नियम, यानी इतना इकाई लगा रहे हैं कैपिटल, इतना लेबर, उत्पादन इतना, और उसी रेशियो में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है उत्पादन का समता नियम। लेकिन कौन सा? पैमाने का, क्योंकि सभी कारक क्या है? चेंजेबल है। लेकिन अगर मान लो हमने इतना यानी कि 4 इकाई कैपिटल, 1 इकाई लेबर लगाया है, उत्पादन 200 बढ़ा, फिर हमने 6 इकाई कैपिटल, 2 इकाई लेबर लगाया है, उत्पादन यानी कि 400 के जगह कितना बढ़ा? 300 बढ़ा। तो
तो यहाँ 100 इकाई के बराबर परिवर्तन हुआ। अब फिर हमने यानी 8 इकाई कैपिटल 3 इकाई लेबर लगाया है, उत्पादन क्या हो गया, यानी 600 के जगह 350 बढ़ा। तो अब यहाँ देखिए साधन जिस रेशियो में लग रहे हैं उस रेशियो में उत्पादन की मात्रा कम हो रही है। यहाँ 200 बढ़ा, यहाँ 300 बढ़ा, यहाँ 350 बढ़ा, बढ़ तो रहा है लेकिन क्या हो गया, कम। तो यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा, पैमाने का ह्रासमान नियम लागू हो जाएगा। अब यहीं पर हम पुनः एक और नियम की बात कर लेंगे। जब यानी मान लो यानी हमने क्या किया, 4 इकाई कैपिटल लगाया, 1 इकाई लेबर लगाया, यहाँ उत्पादन की मात्रा 200 इकाई बढ़ी। फिर हमने 6 इकाई कैपिटल लगाया, 2 इकाई लेबर लगाया, उत्पादन की मात्रा 500 बढ़ गई। फिर हमने यहाँ 8 इकाई कैपिटल लगाया, 3 इकाई लेबर लगाया, उत्पादन की मात्रा 1000 बढ़ गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्पादन का जो रेशियो है वो क्या है, इनपुट की अपेक्षा अधिक है। यहाँ 200 बढ़ा था, यहाँ 300 से बढ़ गया, यहाँ 500 बढ़ गया। इसका मतलब है यहाँ कौन सा नियम लागू होगा, उत्पादन का वृद्धिमान नियम क्या किया जाएगा, लागू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से यानी कि जो उत्पादन फलन है उन फलन के आधार पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। तो आप ध्यान में रखिएगा उत्पादन क्या होता है, उत्पादन फलन क्या होता है। उत्पादन फलन 2 प्रकार का होता है, नियम कैसे लागू होते हैं, इस टाइप से नियम लागू होते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे उत्पादन के तकनीक पर, कैसे यानी उत्पादन की तकनीक होती है। तो अमर्त्य कुमार सेन की बात करते हैं। अमर्त्य कुमार सेन भारत में चॉइस ऑफ यानी कि टेक्नोलॉजी तकनीक के चयन की बात कर रहे हैं और चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पर वो बता रहे हैं कि उत्पादन कैसे बढ़ा जाए। तो अगर देखिए हम उत्पादन की बात कर रहे हैं, अगर हम जो है कैपिटल और लेबर की बात कर रहे हैं तो 2 तरह की तकनीकी है। एक है श्रम प्रधान तकनीकी। इसका मतलब है अगर हम उत्पादन करने में श्रम की मात्रा ज़्यादा लगा रहे हैं और पूंजी की मात्रा क्या कर रहे हैं, कम लगा रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। दूसरा यानी हम कहेंगे दूसरा तकनीकी है पूंजी प्रधान तकनीकी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। और इसमें क्या होगा, हम पूंजी की मात्रा ज़्यादा लगाएंगे और श्रम की मात्रा क्या करेंगे, कम लगाएंगे। तो अब ये देखना है कि किस तकनीक को अपना करके उत्पादन किया जाए। तो अगर हम आदर्श तकनीकी की बात करेंगे भारत के संदर्भ में, आइडियल टेक्नोलॉजी, तो भारत में जो तकनीक एडॉप्ट किया जाना चाहिए वो जो है श्रम प्रधान तकनीक एडॉप्ट किया जाना चाहिए, अमर्त्य कुमार सेन ने बताया है। लेकिन इसमें मशीनीकरण भी क्या होगा, स्वीकार्य होगा, लेकिन कहाँ तक, वहां तक जहां तक कि तकनीक का नाम परिवर्तित ना हो। अब समझ लीजिए यहाँ कैसे होगा। अगर हम श्रम प्रधान तकनीक को लगाएंगे तो यानी कि क्या होगा, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, ठीक, यानी लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या होगी, बढ़ेगी, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे और जब डिमांड ज्यादा करेंगे तो वो वस्तुओं का कंजप्शन भी क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। जब कंजप्शन ज़्यादा करेंगे तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अब अगर हम यानी कि पूंजी ज़्यादा मात्रा में लगा देंगे तो पूंजी ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा ये समझिए, यानी जब श्रम ज़्यादा मात्रा में लगा रहे हैं तो रोजगार बढ़ रहा है लोगों का, लेकिन उत्पादन जो होगा वह भी बढ़ेगा, लेकिन उत्पादन उतना नहीं बढ़ेगा यानी कि जितना मशीनें जो है प्रोडक्शन करती हैं, क्योंकि मशीनों में ह्रास की कोई समस्या नहीं होती है, मनुष्य में ऐसी समस्या होती है, क्योंकि वो जब कई घंटे काम करते हैं तो उत्पादन की मात्रा कम होने लगती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उनमें थकावट उत्पन्न होने लगती है और वो मेहनत तो करते हैं लेकिन उत्पादन नहीं आता है। तो यहाँ उत्पादन तो बढ़ेगा लेकिन मशीनों के अपेक्षा उत्पादन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ दूसरी बात करेंगे, जब हम पूंजी प्रधान तकनीक की बात करेंगे तो पूंजी प्रधान तकनीक में क्या होगा,
यहाँ लोगों का रोजगार जो है वो क्या हो जाएगा, छिन जाएगा। और यहाँ पर जब रोजगार छिनेगा तो गरीबी क्या होगी, बढ़ेगी। गरीबी बढ़ेगी तो यानी यहाँ पर बेरोजगारी भी आपको देखने को मिलेगी, ये भी बढ़ेगी। यानी रोजगार कम है, बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, भुखमरी, कुपोषण, ये समस्याएं उत्पन्न होंगी। लेकिन दूसरी समस्या क्या है, जो उत्पादन है वो अधिक मात्रा में होगा। किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा। तो भारत की बात किया जाए तो भारत में पॉपुलेशन आप देख ही रहे हैं, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ये जनसंख्या की समस्या। और दूसरा इनके लिए क्या चाहिए, खाद्य पदार्थों को भी पर्याप्त उपलब्ध कराना है और इनके लिए डिफरेंट टाइप्स की वस्तुओं को भी क्या करना है, उपलब्ध कराना है, जिससे यानी इनके कल्याण में वृद्धि हो। तो अब अगर हम ये तकनीक अडॉप्ट करते हैं तो रोजगार तो बढ़ेगा लेकिन उत्पादन उतना नहीं बढ़ पाएगा, तो समस्या यहाँ भी है। और अगर हम ये पूंजी प्रधान तकनीक अडॉप्ट करते हैं तो लोगों का रोजगार छिन जाता है, उत्पादन बढ़ जाता है। तो यही भारत में आइडियल टेक्निक कौन सी अडॉप्ट किया जाए, तो यही बताते हैं अमर्त्य कुमार सेन। वो अपने चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी नामक आर्टिकल में लिखते हैं कि भारत में श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाए और इस श्रम प्रधान तकनीक में मशीनीकरण स्वीकार है, लेकिन मशीनों का उतना उपयोग किया जाए कि तकनीक में कोई परिवर्तन ना हो, तो जिससे उत्पादन भी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और ये समस्या क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। तो ये है भारत में आदर्श तकनीकी, आइडियल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो इस तकनीक से उत्पादन किया जाएगा। तकनीक दो प्रकार की होगी और उत्पादन फलन दो प्रकार का होगा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। और उत्पादन का अर्थ होता है वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना। और उत्पादन 5 प्रकार के कारकों पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। और उत्पादन में 3 प्रकार के नियम क्या होंगे, लागू होंगे, वृद्धिमान नियम, समता नियम और ह्रासमान नियम। तो थैंक यू दोस्त, हमको ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि जितना चीजें हमने बताई हैं वो आपने ऑब्जर्व किया होगा। और अब हम नेक्स्ट आगे लेक्चर की बात करेंगे जिसमें यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को मेंशन करेंगे। तो उत्पादन के संदर्भ में पहले एग्रीकल्चर सेक्टर देखा जाएगा, उसमें विभिन्न प्रकार की फसलों की बात किया जाएगा, क्रांतियों की बात किया जाएगा, फसलों से संबंधित जो रोग है उनकी बात किया जाएगा, उनके जन्मस्थली की बात किया जाएगा और डिफरेंट टाइप्स के राज्यों का क्या यानी प्रोडक्शन रहा उसकी बात किया जाएगा। इन फसलों की प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा उसकी बात किया जाएगा। तो डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो अब एग्रीकल्चर सेक्शन से हम कंप्लीट कराएंगे। तो इसके बाद हम एग्रीकल्चर के जो भी 4, 5, 6 वीडियो होंगे वो अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे यानी कहाँ पर, इकोनॉमिक सिस्टम पर, और वहाँ से स्टार्ट होगा आपका इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के पहले हम एग्रीकल्चर वाले सेक्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू दोस्त।